आज मैं संभवम अध्यायम ओन्नू मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। ये मूवी में 3 केरल पुलिस ऑफिसर की स्टोरी बताई गई है, जो कि एक मिसिंग ऑफिसर की खोज में केरल तमिलनाडु के पास एक मिस्टीरियस जंगल में जाते हैं। लेकिन वह जंगल में जाने के बाद कुछ टाइम रिलेटेड चीजें होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वे लोग पास्ट और फ्यूचर में ही घूमते रह जाते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वह इस टाइम के चक्रव्यूह से निकलकर बाहर आ भी पाएंगे या नहीं। मूवी की शुरुआत वेल्लोरा कैट के जंगलों से होती है, जहां देर रात एक फॉरेनियर औरत अपने कुछ लोगों के साथ एक लड़का लड़की को बोरी में बांधकर लेकर आ रही होती है। उसके साथ ही उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह जंगल बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और यहाँ अंदर जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन वह फॉरेनियर उनकी बात नहीं मानती और जंगल के अंदर घुसी चली जा रही होती है। कुछ दूर जाने के बाद वह फॉरेनर लड़के को अकेला छोड़ देती है और लड़की को अपने साथियों के साथ ले जाकर दलदल में फेंक देती है। जब फॉरेनर वापस उस लड़के के पास पहुंचती है तो देखती है कि वह लड़का बोरी खोलकर वहां से भाग चुका है। इसलिए वो फॉरेनियर अपने सभी साथियों को उस लड़के को ढूंढने के लिए कहती है और वह भी उस लड़के को ढूंढने लग जाती है। वो कह रही होती है, जेम्स वेयर आर यू। ऐसा कहकर वह हर जगह जेम्स को ढूंढ रही होती है। जैसे ही जेम्स मिलता है वह उसे अपने पास आने के लिए कहती है। जेम्स पहले तो बहुत ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन जैसे ही जेम्स उस फॉरेनियर के पास जाता है वह पास ही रखी लकड़ी से उसे मार देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें यहाँ बहुत सारे सीन्स एक ही साथ दिखाए जा रहे होते हैं। कहीं एक पुलिस वाला दलदल से निकलकर जा रहा होता है, तो कहीं एक फ्रेंड्स का ग्रुप शिकार करने के लिए आया हुआ होता है, तो कहीं एक इंसान पेड़ पर निशान बना रहा होता है, तो कहीं कुछ लोग जंगल में इधर उधर भटक रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वह किसी की तलाश कर रहे हैं। जो फ्रेंड्स का ग्रुप शिकार करने के लिए आया था वह दलदल से निकले हुए पुलिस वाले को देखकर बहुत ज्यादा ही डर जाता है और उस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से वह पुलिस वाला नीचे ही गिर जाता है। जैसे ही उसके शरीर से खून नीचे गिरता है, जंगल में चारों तरफ चमगादड़ों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। ऐसी आवाज जो कि सभी लोग सहन नहीं कर पा रहे होते। इसमें से एक आवाज उस फॉरेनियर की भी होती है, जेम्स वेयर आर यू। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां आनंद अस्पताल में अपनी वाइफ नीतू को दिखाने लेकर आया था। यहाँ पर आनंद बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ था। आनंद की वाइफ प्रेग्नेंट है और डॉक्टर बताती है कि अगले मंथ डिलीवरी हो जाएगी। डॉक्टर को दिखाकर आनंद और उसकी वाइफ घर आ जाते हैं। आनंद बहुत ज्यादा ही उदास होता है और वह नीतू के साथ रहना चाह रहा होता है, लेकिन उसे उसके काम से कॉल आ गया था, इसीलिए उसे अर्जेंटली ही निकलना पड़ेगा। नीतू भी आनंद को समझाती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इसके बाद आनंद मजबूरी में अपने काम के लिए निकल जाता है। आनंद आधे रास्ते में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि नीतू को दर्द उठने लग गया था और उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। उसे आज ही डिलीवरी हो जाएगी। यह सुनकर आनंद बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और वह तुरंत ही वापस नीतू के पास जाने का सोच रहा होता है। लेकिन नीतू के पास जो आंटी थी वह उसे आने से मना कर देती है और कहती है कि मैं नीतू का ख्याल रख लूंगी। इसलिए आनंद जीप में बैठकर निकल जाता है। रास्ते में जाते जाते ही उसे खबर मिलती है कि उसे लड़की हुई है, जिससे आनंद बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। जो आदमी जीप चला रहा होता है उसका रोड पर ध्यान नहीं होता, इसलिए उसकी गाड़ी एक आदमी से जाकर टकरा जाती है। आनंद और बाकी सब तुरंत उस आदमी की मदद करने के लिए उतरते हैं। वह आदमी कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, सभी पुलिस को बुलाने के लिए कहते हैं। आनंद सबको बताता है, मैं पुलिस वाला हूँ। इसके बाद सभी आनंद की बात मानकर उस आदमी को तुरंत ही अस्पताल लेकर जाने के लिए निकल जाते हैं। आनंद को उस आदमी के पास से उसका पर्स और एक वॉक टॉक भी मिलता है। ये दोनों चीजें आनंद अपने सब इंस्पेक्टर अशोकन को दे देता है। पर्स में जो आईडी कार्ड होती है उससे पता चलता है लड़के का नाम पीटर जॉन है। अशोकन इस आदमी की रिपोर्ट आनंद को पेरूमाली स्टेशन में करने के लिए कहता है। अशोकन दूसरे पुलिस वाले को उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करके बुलाने के लिए भी कहता है और जब तक उसकी फैमिली आए उसे अस्पताल में ही वेट करने के लिए कहता है। अब अशोकन आनंद से उसके बारे में पूछने लग जाता है। आनंद बताता है कि मैं कोच्चि केरल में रहता हूँ, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी वाइफ है और अब बेटी भी है। ये सुनकर पुलिस वाले भी खुश हो जाते हैं कि उसकी अभी बेटी हुई है, इसीलिए ही वह उसे अगले संडे ही छुट्टी लेकर जाने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि आनंद की अब जहां पोस्टिंग हुई है वहां बहुत ही कम केसेस आते हैं। आनंद के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से ही यहां पोस्टिंग की गई है। आनंद ड्यूटी के टाइम सो रहा था और जब उसके सीनियर आए तो वह उन्हें सैल्यूट करना भूल गया था और इसी वजह से ही उसकी पोस्टिंग कर दी गई। आनंद ये भी बताता है कि उसने कभी भी अपने पापा को नहीं देखा। उसके पापा भी पुलिस ऑफिसर थे। जब वह पैदा हुआ तो उसके पापा गुजर गए और इसी सदमे की वजह से उसकी माँ भी गुजर गई। वह लोग बात कर रहे होते हैं, तभी अशोकन को राशिद नाम के पुलिस ऑफिसर का फोन आता है। वह बहुत ही घबराया हुआ लग रहा होता है। राशिद बताता है कि हम जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें एक संदिग्ध गाड़ी मिली। जब हम उसकी जांच कर रहे थे तब कुछ लोग वहां मौजूद थे। उनके साथ 2-3 लड़कियां भी थीं जो कि वीडियो बना रही थी। रेंजी उनके पास चला गया और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। वह लोग किसी बड़े पावरफुल आदमी की पहचान के लग रहे हैं, आप यहाँ जल्द से जल्द आ जाइए। राशिद उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, जहां तुम खड़े हो वहां सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ही जा सकते हैं, तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन वह लोग मान नहीं रहे थे। ऊपर से वह पुलिस वालों को भी उल्टा सीधा बोले जा रहे थे। रेंजी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक एक करके सभी को मारने लग जाता है। इसमें से एक आदमी रेंजी से बचने के लिए जंगल की ओर भागने लगता है। रेंजी भी उसके पीछे पीछे भागता है। तभी रेंजी को कुछ अजीब दिखता है। तभी वहां अशोक और बाकी सब भी आ जाते हैं।
पता चलता है कि रेंजी को एक शव दिखा था। उस शव का चेहरा बहुत बुरी तरीके से खराब हो रखा था, इसलिए उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि वह दलदल में गिरा हुआ था। अशोकन और आनंद शव को देखने के बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुला लेते हैं और सबसे पहले तो जाकर रेंजी को खूब डांटता है कि तुम्हें क्या हो गया है, जो काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है तुम उसमें दखलंदाजी क्यों कर रहे हो। आनंद अशोकन को कहता है, आपको यह शव किसी पुलिस वाले का नहीं लग रहा। यह सुनकर रेंजी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम हमें बेवकूफ समझते हो क्या? यह पेरूमाली स्टेशन के एक कांस्टेबल का है। हमने उन्हें कॉल करने की कोशिश की लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है। इसके बाद अशोकन, रेंजी और आनंद तीनों गाड़ी में बैठकर निकलने लग जाते हैं और बाकी ऑफिसर्स को कहकर जाते हैं कि फॉरेंसिक टीम आए तो हमें कॉल कर देना। वहीं जंगल के अंदर से एक आदमी दर्द से चिल्ला रहा होता है। उसके पैर में चोट लगी हुई है और वह अपने साथियों को पुकार रहा होता है, पीटर, मुथावेल, पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा होता है। दूसरी तरफ अशोकन और उसकी टीम जब जंगल के रास्ते से जा रही होती है तब पीटर के पास पाया गया वॉकटॉक बजने लगता है, जिसमें यही आदमी पुलिस वालों से मदद मांग रहा होता है। वह बता रहा होता है, मैं और मेरी टीम जंगल में आई थी और अब बस मैं स्टीफन ही बचा हुआ हूं। मुझे बचा लो, मैं घायल पड़ा हूं, मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। अशोकन बताता है, तुम्हारे साथी का वॉक टॉक बस हमारे पास है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आप अपने पुलिस स्टेशन में मदद मांगने की कोशिश कीजिए। स्टीफन अशोकन से बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आप मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन अशोकन जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि यह उनके स्टेशन के अंतर्गत नहीं आता है। रेंजी भी अशोकन को यही एडवाइस देता है, ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता है, अगर हम अंदर गए तो फंस जाएंगे। स्टीफन अशोकन से जब यह कहता है, मैं बाप बनने वाला हूं, बहुत सालों बाद यह होने वाला है, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तब भी अशोकन इस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आनंद अशोकन को समझाने की कोशिश करता है, भले ही यह हमारे स्टेशन के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन हम इंसानियत के नाते यह तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अशोकन भी उस आदमी का दर्द समझ पा रहा था कि कैसा लगता है जब तुम्हारा बच्चा हो जाए लेकिन तुम उसे देख ना पाओ। रेंजी तो साफ इनकार कर देता है, यह जंगल बहुत ही खतरनाक है और मैं किसी अनजान आदमी पर भरोसा करके जंगल में नहीं जाने वाला। आनंद भी पूछता है, तो सर आपको डर लग रहा है क्या? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि 5 पुलिस वाले इस जंगल के रास्ते से कुछ क्रिमिनल्स को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन वह क्रिमिनल्स रास्ते में जाते जाते ही पुलिस पर हमला करके जंगल की ओर भाग जाते हैं। उन्हें ही पकड़ने के लिए यह 5 पुलिस वाले जंगल में घुसे थे। अब जंगल में घुसकर सभी पुलिस वाले अलग अलग रास्ता अपनाकर क्रिमिनल्स को ढूंढने लग गए थे। यहाँ एक पुलिस वाले को वह क्रिमिनल्स समाप्त भी कर देते हैं। मुथावेल को भी यह जंगल बहुत ही अजीब लग रहा होता है और वह स्टीफन को कह रहा होता है, सर हमें यहाँ से बाहर चल जाना चाहिए, लेकिन स्टीफन मुथावेल की बात नहीं मानता। जिसके बाद मुथावेल इस जंगल की स्टोरी बताता है और कहता है, वैसे तो मैं भूत प्रेत को नहीं मानता, लेकिन माना जाता है कि इस जंगल में कई साल पहले एक मंदिर हुआ करता था। अपने दुख दूर करने के लिए और सुख पाने के लिए यहाँ लोग देवी की पूजा किया करते थे, लेकिन जब से यहाँ लोगों ने बलि देनी शुरू की तब से इस जगह की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई। तब से ही माना जाता है इस धरती पर ना ही खून गिरना चाहिए और ना ही किसी को जरूरत से ज्यादा जोर से चिल्लाकर बोलना चाहिए। तभी उनके सामने एक विशाल मूर्ति आ जाती है। ये मूर्ति देखने से कौवे की लग रही होती है, जिसे देखकर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। फिर भी स्टीफन अभी भी मुथावेल की बात नहीं समझता और किसी भी हालत में उन्हें पकड़ना चाहता था, इसलिए वह मुथावेल को भी उन्हें ढूंढने के लिए कहता है और खुद भी उन क्रिमिनल्स को ढूंढने चला जाता है। स्टीफन जैसे ही थोड़ी दूर जाता है वैसे ही मुथावेल की आवाज आने लग जाती है, सर मुझे बचा लीजिए, क्योंकि 2 क्रिमिनल्स ने उसे पकड़ लिया था। स्टीफन भागकर मुथावेल के पास जाता है और मुथावेल को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब वह क्रिमिनल्स उसे नहीं छोड़ते तो स्टीफन उनमें से एक क्रिमिनल पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से जैसे ही उस क्रिमिनल का खून टपकता है वैसे ही फिर से इस जंगल में चारों तरफ से भयानक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिससे वह लोग सहन नहीं कर पा रहे होते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही सब नॉर्मल होता है तब स्टीफन देखता है कि मुथावेल और वह 2 क्रिमिनल्स उसके पास से जा चुके होते हैं, इसलिए स्टीफन बहुत ज्यादा ही घबराकर अपने सभी साथियों को ढूंढने लग जाता है। तभी उसकी भी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां अशोकन, आनंद और रेंजी जंगल में घुस चुके हैं और वह अब उस पुलिस वाले की खोज कर रहे हैं। अशोकन यहाँ रेंजी को कह रहे होते हैं, तुम अभी भी लोगों की बनी बनाई बातों पर विश्वास कर रहे हो? आनंद पूछता है, सर क्या हुआ? तब अशोकन इस जंगल की एक और स्टोरी बताता है। इस जंगल में पहले भी बहुत सारे लोग लापता हो चुके हैं और 1960 में हमारे पास यहाँ से पहली बार लापता का केस आया था। एक लड़की पास में ही रहती थी, वह जहाँ काम करती थी उसकी ऑनर पुर्तगाली थी। उसने अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी की थी, लेकिन उस लड़के का काम करने वाली लड़की के साथ लफड़ा था और एक दिन पोर्चुगीज लड़की ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था, इसीलिए दोनों को जंगल में लाकर समाप्त कर दिया और खुद भी चल बसी। लोगों का मानना है कि उन तीनों की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। जब मैं स्टेशन का इंचार्ज बना तब हमें भी एक शव मिला था, वही सेम जगह में जहां आज हमें मिला है।
वह आदमी ज्यादा समय पहले नहीं मारा गया था, लेकिन फिर भी उसकी लाश सड़ने लग गई थी। हैरानी वाली बात यह भी थी कि शव का सर ही नहीं था। लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि यह वही आदमी था जो 80 साल पहले समाप्त हुआ था। यह सुनकर आनंद भी चौंक जाता है तो अशोकन पूछते हैं, तुम भी डर गए क्या? लेकिन आनंद कुछ भी नहीं कहता। फिर तीनों ही जंगल के एकदम अंदर आ जाते हैं और वॉक टॉक में स्टीफन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उससे पूछ रहे होते हैं, तुम कहाँ हो? तभी उन तीनों को भी वही कौवे की मूर्ति दिखती है। स्टीफन भी बताता है, मंदिर के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है, मैं वहीं पर बैठा हुआ हूँ। तभी अशोकन को पेरुमाली स्टेशन के एएसआई का कॉल आता है। अशोकन अब तक जो भी हुआ वह एएसआई को बता देता है। एएसआई चेतावनी देता है और कहता है, आप जिस स्टीफन की बात कर रहे हैं उस नाम का हमारे पुलिस स्टेशन में कोई है ही नहीं। आपको उस जंगल से जल्द निकल जाना चाहिए। और कॉल कट कर देते हैं। रेंजी भी अब अशोकन को चलने के लिए कहता है। तभी वॉक टॉक में फिर स्टीफन की आवाज आने लग जाती है। स्टीफन से रेंजी पूछता है, आप हैं कौन? स्टीफन बताता है, मैं पेरुमाली स्टेशन से हूं, मेरा नाम स्टीफन जॉर्ज है। मैं इतनी बुरी हालत में आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। अशोकन वापस से एएसआई को कॉल लगाता है और स्टीफन जॉर्ज के बारे में पूछता है। साथ ही जो उन्हें एक पुलिस वाले का शव मिला था उसके बारे में भी पूछते हैं कि वह भी पेरुमाली स्टेशन का ही होगा। यह नाम सुनकर एएसआई भी चौंक जाता है और कहता है, 30 साल पहले हमारे यहाँ एक एएसआई था जिसका नाम स्टीफन था। वह और उसकी टीम जंगल में खो गए थे। उस दिन की तारीख थी 26 मई 1994। वह पांचों ऑफिसर्स के नाम बताता है और कहता है, मैं मुथावेल का बेटा हूं। उसके बाद से इन सबको किसी ने नहीं देखा। उस जंगल में जो भी गया है वह वापस जिंदा लौटकर नहीं आया है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं कि 30 साल पहले गायब हुआ आदमी हमसे वॉक टॉक में कैसे बात कर रहा है। रेंजी अशोकन और आनंद से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वे लोग स्टीफन को लिए बगैर जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए रेंजी उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। आनंद और अशोकन स्टीफन के बताए हुए पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। पेड़ के पास आने के बाद उनके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इधर स्टीफन भी वॉक टॉक में बता रहा होता है, यहाँ पर एक शव रखा हुआ था जिसके ऊपर पैर रखने की वजह से मैं नीचे गिर गया था। यह सब किसी पुलिस वाले का है और यह पुलिस वाला केरल का है। इसका बैज पर नाम अशोकन लिखा हुआ है। अब यह सुनने के बाद अशोकन और आनंद की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। आनंद स्टीफन से पूछता है, आप इस जंगल में कौन सी तारीख को आए थे? स्टीफन बताता है, 24 मई 1994। तभी हमें दिखता है कि वह लोग जिस पेड़ के पास खड़े थे वहां दो कंकाल रखे हुए हैं जिसमें से एक के पास वॉक टॉक था। यह सीन देखकर दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या करना है। तभी अशोकन को भी अस्पताल से कॉल आता है। पुलिस वाला बताता है, जिसे हम हॉस्पिटल लेकर आए थे वह गुजर गया है। लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग बात हुई है, उनकी फैमिली आई तो हमने उन्हें मिलने नहीं दिया क्योंकि बूढ़ी औरत उस 30 साल के आदमी को अपना पति बता रही थी। लेकिन जब हमने उनके द्वारा दिखाया हुआ आईडी कार्ड देखा तो हम भी हैरान रह गए क्योंकि उस आदमी का डेट ऑफ बर्थ 1959 का था। तो इस हिसाब से वह भी 30 साल का नहीं हुआ। अब अशोकन को पुलिस वालों से पता चलता है कि वह पुलिस वाले का शव जो जंगल से मिला था वह और किसी का नहीं, रेंजी का ही है। यह सुनकर अशोकन उन पुलिस वालों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम ये सब क्या कह रहे हो? जब वह शव मिला था तब रेंजी हमारे साथ था, वह शव उसका कैसे हो सकता है? पर पुलिस वाले बताते हैं कि उसका चेहरा साफ करने पर और पर्स में आईडी देखने के बाद वह रेंजी ही है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखता है कि रेंजी दलदल में फंस चुका है और वह मदद के लिए आनंद और अशोकन को पुकार रहा होता है। रेंजी की आवाज सुनकर आनंद और अशोकन भी भागे भागे आते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रेंजी को वह लोग बाहर नहीं निकाल पा रहे होते। इसी बीच अशोकन के हाथ में चोट लग जाती है और जैसे ही अशोकन के हाथ से खून टपकता है फिर से वही अजीब आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। अशोकन आवाज कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी गन निकालकर हवाई फायर कर देता है। तभी सीन बदल जाता है और हमें दिखता है कि आनंद अब उस समय आ चुका है जिस समय वह फॉरेनर औरत जेम्स को ढूंढ रही थी। आनंद अशोकन और रेंजी को पुकार रहा होता है कि तभी उसके सामने वह फॉरेनर आ जाती है और पीछे बिना सिर वाला आदमी वह फॉरेनर आनंद पर फायर कर देती है। जैसे ही यह होता है आनंद फिर दूसरे समय में पहुंच जाता है जहां वह देखता है कि एक बच्ची रो रही होती है। वह अपने भाई को ढूंढते ढूंढते इस जंगल में आ गई थी। आनंद उसके पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो। आनंद फिर उस लड़की के भाई को ढूंढने लग जाता है। तभी आनंद को अशोकन जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। आनंद बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। तभी पीछे से एक क्रिमिनल जाकर आनंद को पकड़ लेता है। आनंद जैसे तैसे अपने आप को उस क्रिमिनल से छुड़ाकर भागता है और जब वह जंगल में भाग रहा होता है तब दिखता है कि पीटर की टीम को क्रिमिनल्स मार रहे होते हैं, लेकिन आनंद उसकी मदद करने की बजाय वहां से भाग जाता है। अब उसे रास्ते में स्टीवन दिखता है। स्टीवन आनंद को देखते ही उस पर फायर करने वाला होता है। तभी आनंद बताता है, मैं पुलिस ऑफिसर हूं। स्टीफन फिर अपना नाम आनंद को बताता है। आनंद फिर उससे आज की डेट पूछता है। जब स्टीफन बताता है आज की डेट 26 मई 1994 है तो आनंद को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता। तभी उन्हें मुथावेल की आवाज आने लग जाती है और अब वही सीन रिपीट होता है जो शुरुआत में हुआ था, यानी स्टीफन उस क्रिमिनल को गोली मार देता है जिसकी वजह से वापस से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। और अब आनंद दूसरे समय में पहुंच जाता है जहां पर एक आदमी पेड़ पर निशान बना रहा होता है। आनंद उसे चुपके से देख रहा होता है। तभी फिर से गोली चलने की आवाज आती है और आनंद वापस
वापस से दूसरे समय में पहुंच जाता है जहां पर जेम्स को वह फॉरेनियर ढूंढ रही होती है। पर अब आनंद उस समय जो भी घटना घटी थी वह अपनी आंखों से देख रहा होता है। जेम्स उस फॉरेनियर को मारकर भाग जाता है, जिसके बाद फॉरेनियर के आदमी जेम्स को समाप्त कर देते हैं और यहीं पर जेम्स बिना सर का बन गया था। तभी सीन फिर शिफ्ट हो जाता है और अब आनंद फिर उस आदमी के पास आ जाता है जो पेड़ पर निशान बना रहा होता है। आनंद पूछता है, तुम कौन हो? अभी यहाँ बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। वह आदमी बताता है, आप इस जंगल में जब आए थे तब आपने इस जंगल में एक कौवे वाली मूर्ति देखी होगी, लेकिन क्या आपने इस जंगल में अभी तक एक भी कौवे को देखा है? नहीं देखा होगा। यहाँ जितनी भी समस्याएं होती हैं वह मूर्ति के चारों ओर घूमती हैं। ये सब कई साल पहले शुरू हुआ था जब पहली बार यहाँ पुर्तगाली आए थे। उस समय इस जंगल में कुछ विशेष जनजाति के लोग रहते थे जो इस मूर्ति के चारों तरफ घूमकर पूजा किया करते थे ताकि उनकी जिंदगी हंसी खुशी चलती रहे। वे लोग कौवे को भगवान का प्रतीक माना करते थे। अगर गर्भवती औरतें पूजा किया करती थीं तो वह कौवे को खाना दिया करती थीं, क्योंकि उनका मानना था कि उससे उनके बच्चे को उनका आशीर्वाद मिलता है। जब पुर्तगाली की पावर बहुत ज्यादा हो गई तब लॉर्ड गैब्रियल एंटोनियो इस जगह राज करता था। वह इस जगह की जितनी भी मान्यताएं थीं उन्हें खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मानना था कि सिर्फ और सिर्फ राजा की जय जयकार होनी चाहिए। इसलिए उसने हर एक मंदिर को नष्ट कर दिया और जितनी भी कीमती मूर्तियां थीं उन्हें एक जगह रखवा दिया। आखिरकार जब उस राजा तक इस जनजाति और इस अनोखी पूजा के बारे में पता चला तो वह अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर इस मूर्ति को हटाने की कोशिश करने लग गया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी यह मूर्ति 1 इंच तक नहीं हिली। इस बात से राजा बहुत ज्यादा ही गुस्से में था, इसीलिए उसने एक एक करके इस जनजाति के पूरे लोगों को समाप्त कर दिया। इससे भी उसको संतुष्टि नहीं मिली तो उसने इस जंगल के जितने भी कौवे थे उन्हें भी समाप्त कर दिया। उन जनजातियों का मानना था कि यह भगवान उन्हें खुशहाल जीवन देगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस भगवान के पास समय को नियंत्रित करने की भी क्षमता है। राजा और उसकी सेना इस मंदिर तक तो पहुंच गई थी, लेकिन वह इस मंदिर को छोड़कर कभी जा ही नहीं सके। सालों बीत गए लेकिन वह इस जगह को छोड़कर जा ही नहीं पाए। वह अभी भी इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। जिस दिन इस धरती पर खून बहा उस दिन उस भगवान ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया। तभी से ही जब भी यहाँ खून की एक बूंद भी गिरती है या कोई जरूरत से ज्यादा जोर से बात करता है तो समय बदल जाता है। यहाँ तुम जितने भी लोगों से मिले हो वह कभी समाप्त हुए ही नहीं है। वह सिर्फ एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, अलग अलग समय और अलग अलग युग के। अब जाकर आनंद को समझ में आता है कि उसे इतने सारे लोग क्यों बार बार अलग अलग समय पर दिख रहे थे। आनंद पूछता है, आपको यह जानकारी कैसे पता? तो वह आदमी बताता है, मैं ही वह गद्दार था जिसने राजा को जाकर इस जनजाति के बारे में सब बताया था, इस पूरे विनाश की वजह। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है। जो इंसिडेंट तुम्हें इस जंगल तक लेकर आया है वह दोबारा नहीं होना चाहिए। जब तक यह सब रुक नहीं जाता तब तक इस चक्रव्यूह में फंसे रहोगे। अब आनंद फिर से अशोकन को ढूंढने लग जाता है और उसके साथ जितनी भी सारी घटनाएं हुई थी वह वापस होती जाती हैं। समय बदलता जाता है और आनंद इस चक्रव्यूह में घूमता जाता है, लेकिन एक टाइम पर वह इस चक्रव्यूह को समझ जाता है और अब वह अपनी आवाज और अपने खून से समय को अपने हिसाब से बदल लेता है। अब आनंद उस समय में पहुंच जाता है जब पीटर को क्रिमिनल्स पकड़कर मार रहे थे, लेकिन वह वहां से भाग गया था। पर अब आनंद क्रिमिनल्स से पीटर को छुड़वा लेता है और पीटर को चेतावनी देता है, कुछ भी हो जाए लेकिन आपके हाथ से गन नहीं चलनी चाहिए। फिर आनंद स्टीफन के पास पहुंच जाता है। अब वह स्टीफन को तुरंत इस जगह से जाने के लिए कहता है, पर स्टीफन इस जगह को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था और कहने लग जाता है, क्या आप भी लोगों की कहानियों पर बिलीव करने लग गए हो? इसके बाद आनंद स्टीफन को कहता है, अगर आप अभी यह जगह छोड़कर नहीं गए तो आप कभी भी अपने बच्चे और पत्नी को नहीं देख पाओगे। यह सुनकर स्टीफन रुक जाता है। स्टीफन बताता है, आप एक लड़के के बाप बनने वाले हो। आनंद कहता है, मेरा नाम आनंद है, मेरी माँ का नाम सेतु लक्ष्मी है, मेरे पापा नहीं है। यह सुनकर स्टीफन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और यहाँ आनंद अपना आईडी कार्ड निकाल कर दिखाता है, आप ही मेरे पापा हैं। आनंद अब आगे जो भी इंसिडेंट होने वाला है स्टीफन को एक एक करके बताना शुरू कर देता है। मोतवेल का मदद के लिए आवाज मारना, फिर स्टीफन का क्रिमिनल पर गोली चला देना। लेकिन अब स्टीफन को गोली चलाने से आनंद रोक लेता है। अब तक आनंद ने पीटर, मुथावेल और स्टीफन को बचा लिया है। आनंद सबको वार्न करता है कि यहाँ किसी का भी खून नहीं करना चाहिए। स्टीफन जितने भी अपने साथी थे उन्हें वॉक टॉक पर कॉल करके एक साथ बुला लेता है। यहाँ पीटर और उसका एक पुलिस वाला देखते हैं कि उनका एक साथी सेल्वम समाप्त हो चुका है, लेकिन वह लोग ये बात किसी को नहीं बताते। अब सब एक साथ इकट्ठा होकर जंगल से बाहर निकलने की तैयारी करने लग जाते हैं और सभी एक रास्ता पकड़कर जंगल से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन वह घूम फिरकर वापस मूर्ति के पास आ जाते हैं। ऐसा वह लोग बहुत बार करते हैं, लेकिन वह जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे होते। वह घूम फिरकर वापस मूर्ति के पास आ जा रहे थे, इसलिए वह मूर्ति के पास खड़े होकर सोचने लग जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी आनंद को याद आता है उस आदमी के बारे में जो पेड़ पर निशान बना रहा होता है, वह स्पाइरल बना रहा होता है। इसीलिए आनंद सभी को कहता है कि हमें मूर्ति के गोल गोल घूमकर बाहर जाना पड़ेगा। अब वह लोग ऐसा ही करने लग जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वह लोग रोड के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ते रहे थे वैसे वैसे उनका पीछा क्रिमिनल्स कर रहे थे और चुपके से वे लोग मुथावेल को समाप्त भी कर देते हैं। सभी लोग मुथवेल के पास रुक जाते हैं, लेकिन आनंद कहता है हमें आगे बढ़ना होगा। वह सबको लेकर आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन इस बार क्रिमिनल्स स्टीफन पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार सभी लोग
स्टीफन को उनसे बचा लेते हैं और अब सब पुलिस वाले इकट्ठा होकर एक एक करके क्रिमिनल्स को ढेर करने लग जाते हैं, लेकिन बिना खून बहाए। अंत में सिर्फ और सिर्फ आनंद, पीटर और स्टीफन बच पाते हैं, लेकिन स्टीफन पर भी एक क्रिमिनल लकड़ी से हमला कर देता है, जिसकी वजह से स्टीफन का खून जमीन पर गिर जाता है और वही आवाजें जोर जोर से आने लग जाती हैं। लेकिन इस बार कौवे के चिल्लाने की भी आवाज आती है, जिसकी वजह से उनका समय परिवर्तन नहीं होता और वह जिस समय में थे उसी समय में मौजूद रहते हैं। आनंद जल्दी से रोड तक पहुंचता है, फिर पीटर और स्टीफन को जंगल से छुड़वाकर बाहर भेज देता है। आनंद को स्टीफन और पीटर साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन आनंद उन्हें कहता है, मैं इस तरह से नहीं जी पाऊंगा। इसीलिए वह उन दोनों को अलविदा कह देता है और खुद जंगल के अंदर वापस चला जाता है और उस मूर्ति के पास जाकर खुद को समाप्त कर लेता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखता है कि अब आनंद हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, जहां पर नीतू को डिलीवरी हो गई है और उसे लड़की हुई है, लेकिन अब उसके साथ उसके पापा भी मौजूद हैं। आनंद अब अपनी लड़की को देखने के बाद वापस उसी जगह पोस्टिंग पर जाने के लिए जंगल के रास्ते से निकल जाता है। रास्ते में उन्हें अशोकन सर मिलते हैं, जिनकी गाड़ी खराब हो गई होती है। अशोकन को अपनी आंखों के सामने देखकर आनंद को विश्वास ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि अब SI अशोकन नहीं है, SI अब आनंद है। अशोकन आनंद से वही सारी चीजें पूछने लग जाता है जो पहली बार वह आनंद से मिला था। आनंद सब चीजें बता रहा होता है, लेकिन अब उसकी फैमिली में उसकी माँ, बीबी, पापा और बेटी है। तभी अशोकन को वापस से राशिद का फोन आता है और वही इंसिडेंट हुआ होता है जो पहले हुआ था। ये सब सुनकर आनंद की तो हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। तभी उनकी गाड़ी एक इंसान से जाकर टकरा जाती है। जब वह लोग नीचे उतरकर देखते हैं तो यह वह लड़की होती है जिसने जंगल में रेंजी पर गोली चलाई थी। सभी पुलिस वाले तुरंत उसे अस्पताल ले जाने के लिए निकल रहे होते हैं। आनंद उस लड़की को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह लड़की उठ नहीं रही होती। इसलिए आनंद उस लड़की का फोन उठाकर उसकी फैमिली को कॉल लगाने वाला होता है। जब आनंद उसके फोन में वॉलपेपर देखता है तो वह और भी हैरान रह जाता है, क्योंकि यह और कोई नहीं, उसी की बेटी होती है। रास्ते में जाते जाते ही वह लड़की दम तोड़ देती है। आनंद रोते हुए बाहर निकलता है और अपनी वाइफ को कॉल लगाकर पूछता है, हमारी बेटी कहां पर है? नीतू बताती है, वह मेरे सामने ही है, मैं उसे झूला झुला रही हूँ। आनंद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी आनंद को जंगल की तरफ वही राजा दिखता है जिसकी स्टोरी सुनाई गई थी। इसे देखकर आनंद और ज्यादा हैरान रह जाता है। उसे याद आ रहा होता है कि इस जगह से बचने का एक ही तरीका है कि जो इंसिडेंट हुआ है वह दोबारा ना हो। यहीं पर इस मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब हमें वेट है सेकंड पार्ट रिलीज होने का। अब अगले पार्ट में देखना यह होगा कि आनंद इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेगा। क्या वह शुरुआत से उस राजा को समाप्त करेगा या अपनी ही एंट्री जहां से उसने फॉरेस्ट में की थी वहां से इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश करेगा। आने वाले पार्ट्स में हमें और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानने को मिलेगा। हो सकता है कि आनंद उस फॉरेस्ट में एंट्री ही ना करे, या यह भी हो सकता है कि आनंद सभी को उस जंगल के चक्रव्यूह से निकाल कर बाहर ले आए। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको यह मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।